नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। ठीक है, पार्थिव ग्रह क्या होता है दोस्तों, एक बात को समझिएगा कि जो सूर्य है, सन, उसके आपका जो है उससे जो नज़दीकी ग्रह जो होती है आपका बुध, ठीक है, बुध है, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह को जो है दोस्तों पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य से क्या हो, नज़दीक हो, उसको पार्थिव ग्रह, और जो बाकी का 4 ग्रह जो है आपका उसको बाह्य ग्रह कहते हैं उसको। ठीक है, इसको याद रखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। जो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होते हैं उसको अभिनव तारा कहते हैं, मतलब कि नया तारा उसको कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ठीक है, तो ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है दोस्तों एक क्या है, तारा है, और बाकी इसमें जो पृथ्वी और शुक्र जो है ग्रह है, और चंद्रमा जो है उपग्रह है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है। जिसका दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 8 मिनट और 30 सेकेंड लगता है। कहीं कहीं दोस्तों ऑप्शन में आपको 8 मिनट 15 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड भी आपको दे सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों आपको 8 मिनट 30 सेकेंड दिया। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सबसे दूर ग्रह कौन सा, ऑप्शन नंबर है बुध, प्लूटो, वरुण और बृहस्पति। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य का सबसे दूर ग्रह जो है वरुण ग्रह है। ठीक है, और सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध ग्रह है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, सबसे नज़दीक। ऑप्शन है बुध, प्लूटो, बृहस्पति या शुक्र। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य का सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। ठीक है, इसको याद रखिए, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध जो है बुध ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। अगला प्रश्न है कि बुध को जो है बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन है 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 दिन। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये 88 दिन बुध को जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगता है, और पृथ्वी पर जो दोस्तों आप जानते हैं कि 365 दिन या 366 दिन। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, सबसे तीव्र ग्रह। ठीक है, तो दोस्तों इसको ऑप्शन है मंगल, शनि, शुक्र या बुध। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों सूर्य का नज़दीक ग्रह होने के वजह से है दोस्तों ये सूर्य बुध ग्रह जो है सबसे तेज़ी से जो है मूव करता है, रोटेशन करता है, इसलिए जो है सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों बहुत ही कम दिनों में, यानी दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि 88 दिनों में जो है दोस्तों ये क्या कर लेता है, आपका मतलब कि परिक्रमा कर लेता है। तो ये सबसे फास्ट ग्रह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी के बहन कहा जाता है। ऑप्शन है शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। पृथ्वी का बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं, कोई ऐसे 2 उपग्रह हैं
मतलब कि 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन है आपका पृथ्वी, शनि, बुध, शुक्र, बृहस्पति, बुध या मंगल, शनि। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है, 2 ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। इसको आपको याद रखने पड़ेगा। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? शाम का तारा भी कहा जाता है या भोर का भी तारा कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में, दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा का जो है प्रधानता है? ठीक है, किस भाग में जो है इसका प्रधानता है? दोस्तों आगे कोई क्वेश्चन जो है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ठीक है, तो इसको दोस्तों याद रखिएगा कि नीफे में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के सबसे निचले भाग में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ठीक है, पृथ्वी की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ऑप्शन है नीफे, सीमा, रियाल, ये सभी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, सीमा में जो है, सीमा परत में जो है बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिक, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप क्रिया। ऑप्शन इस जगह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूकंप विज्ञान जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत जो है मेटल पाया जाता है? ऑप्शन है 40%, 45%, 68%, 90%। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि 68% जो है मेटल पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ठीक है, इस क्वेश्चन है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन है 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि स्थल मंडल में जो है पृथ्वी के नीचे 100 किलोमीटर की गहराई तक विस्तार है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है लौ, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा तत्व है जो दोस्तों पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है 30.1%, 28.4, 29.2 या 38.7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.2% जो है महाद्वीपों का विस्तार किया गया पृथ्वी के धरातल पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार को नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है? ठीक है, ऑप्शन है लौ, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम। दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। इसमें जो हो जाएगा आपका क्रोमियम का जो क्रोड वाले जो भाग जो होता है सबसे निचला सतह वो क्रोमियम का बना होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसका बना होता है? दोस्तों क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है?
ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है निफे, सीमा, सियाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा। ठीक है, ऊपर से जो 3 सेकेंडरी परतों जो होती है वो दूसरी परत जो होती है सीमा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है 70, 90, 160, 180। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। अक्षांशों की संख्या जो है 180 है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि देशांतर की संख्या कितनी होती है? दोनों दोस्तों मैंने आपको एक ही जगह दे दिया, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है 60, 360, 180, 90। इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। देशांतर की संख्या दोस्तों 360 है और अक्षांश की कितना होगा? तो याद रखिएगा अक्षांश का जो है 180 होगा। ठीक है, ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन है, इसके लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन है सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट शहर है या नगर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैंने दोस्तों आपको साइंस से भी लिया है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन जो आएगा आपका साइंस से रिलेटेड, यानी कि फिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पर अगला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है कब बनता है? ठीक है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो ये इसका ऑप्शन जो है दोस्तों उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो इसको याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब का जो है दोस्तों याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है? ठीक है, मतलब कि जो दर्पण जो है वो उसमें हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि समतल और उत्तल जो है, समतल और उत्तल दर्पण में जो है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा उल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब का जो प्रकृति जो होता है हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वस्तु से क्या छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल या अवतल दर्पण। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण भी बनाता है और अवतल दर्पण भी दोनों बनाता है। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? ऑप्शन है अपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है या सभी कथन सेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होते हैं। इसको याद रखिए, परावर्तन का नियम है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का नियम, जिसमें जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है क्या होता है? ऑप्शन है आभासी उल्टा, वास्तविक सीधा या सीधा आभासी या वास्तविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पच्छामी पेशियाँ।
तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को जो है डिस्कशन किया है दोस्तों। तो परितारिका होएगा। परितारिका जो होता है दोस्तों, आँख का पुतली होता है। वो पुतली दोस्तों क्या होता है कि जब आपके आँख पर ज़्यादा लाइट आएगा दोस्तों, तो आँख जो है आपका, मतलब ध्यान से देखिएगा तो मिलमिलाने लगता है, यानी कि पुतली जो है उसका सिकुड़ने लगता है। ठीक है। अगर आपके आँख पर धूप नहीं आएगा दोस्तों, तो क्या होता है, फिर जो है पुतली जो है वो क्या होता है, फैलने लगता है। तो इस कारण जो है दोस्तों, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, वो परितारिका जो है नियंत्रण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य जो है गोल दिखता है। ठीक है। किसके कारण? ऑप्शन है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटाई। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला जो है चपटा हल्का दिखाई देता है। ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा और याद भी करिए। अगला प्रश्न है कि दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार वस्तु के बराबर बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है? यानी कि प्रतिबिंब जो कह रहा है कि हमेशा सीधा बनता और वस्तु की क्या होता है, बराबर बनता, तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कौन? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि ये समतल दर्पण में हो जाएगा। तो समतल दर्पण में है दोस्तों, हमेशा सीधा और वस्तु की क्या होता है, बराबर इमेज बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी, यानी कि काल्पनिक जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है। इसको याद रखें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ लेंस के लिए जो है उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो इसको याद रखिएगा, मिट्टी का प्रयोग जो है हमारे लेंस बनाने में काम नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या n? ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता जो है एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या n? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता को जो हम लोग मापते हैं ना, वो डायोप्टर में मापते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? ठीक है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन या परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि जो है अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई जो है कम दिखती है, अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। ठीक है। पानी में डाली हुई छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देती है, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसको याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण जो है पानी में डाली हुई चीज़ को टेढ़ी दिखाई देती है। या दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण। दोनों ऑप्शन जो है दोस्तों अपवर्तन ही होगा। अगला प्रश्न है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है? ठीक है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फोकस, ध्रुव या द्वारक या इनमें से कोई नहीं? तो इसको याद रखिएगा, द्वारक। ठीक है। गेट जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि सोलर कुकर में जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? जिसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि रोगियों को नाक, कान, गले आदि की जाँच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसको याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो है नाक के रोगियों
कान, गले आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर साहब जो है इनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन है 1.77, 1.47, 1.44 या 2.42। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और ठीक है, इसको आप दोस्तों आप इसका सेट भी जो है बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अन्य? इसको याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी इसमें जो है लगभग 45 से 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपको ज्योग्राफी और साइंस का क्वेश्चन कवर कराया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही।